हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने हिंदी साहित्य की PYQ सीरीज चला रखी है। ठीक है, आज ये अपनी 4th क्लास रहेगी। ठीक है, और आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा। और ये जो हिंदी साहित्य की क्लास है, आपको पता है ये भाई जो बच्चा हिंदी BA से कर रहा वहाँ से लेके, ठीक है, और जो भी बच्चा UGC नेट या प्रोफेसर का पेपर देने जा रहा है वहाँ तक क्या है महत्वपूर्ण रहेगी। चाहे स्ट्रेटिजिटी हो, PGT हो, ठीक है, KVS हो, NVS हो, DSSS हो, ठीक है, EMRS हो, ठीक है, और भाई BPSC का पेपर हो, UP टेट का हो, किसी भी चीज़ का हिंदी साहित्य का पेपर है, उसके लिए आप सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्लीज़ क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखा कीजिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। भाई जो भारतीय भाषा है, ठीक है, वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, ये हमें बताना है। A अष्टम, B सप्तम, C नवम, D दसम। तो भाई अष्टम सूची में भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया है, 8वीं अनुसूची में। जिस भी बच्चे ने मेरी 3 क्लासें देख ली होगी वो इस आंसर का जवाब दे सकता है, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ, हिंदी भाषा और उसका विकास, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम करते हैं। पहले हिंदी भाषा और उसका विकास से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, और व्याख्या मैं आपको साथ साथ करवाने लग रही हूँ भाई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 341 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, मान्यता प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। हिंदी को कौन सी भाषा की मान्यता प्रदान हिंदी को कौन सी मान्यता प्रदान की गई थी, तो राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी हिंदी भाषा को। दूसरा क्वेश्चन है भाई अपना, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। जो ग्रीम नियम है वो भाषा की किस ध्वनियों से संबंधित है, तो A जर्मन, B फ्रेंच, C रूसी या D हिंदी। तो भाई जर्मन से ये संबंधित रहेगा, A ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ग्रीम नियम जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है, पेपर में पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना आप इसको। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है, पुणे में है, दिल्ली में है या वर्धा में है। तो D ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है भाई। व्याख्या, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1936 में हुई थी। और कहाँ पे, वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है, वर्धा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है भाई। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया है। ये पुस्तक का नाम पूछा, किस पुस्तक में हुआ है खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग। तो A भक्ति सागर, B सुख सागर, C काव्य सागर या D प्रेम सागर। तो D ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, प्रेम सागर में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है भाई। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल द्वारा कृत प्रेम सागर 1810 ईस्वी में हुआ। ठीक है, क्या भाई प्रेम सागर किन की है रचना, ये लल्लू लाल जी की रचना है, और 1810 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, किसका, प्रेम सागर का। और ये खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक रहेगी। लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्राध्यापक थे। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। ठीक है, जो लल्लू लाल जी है इन्होंने एक प्रेस खोला था। ठीक है, और कहाँ पे खोला था भाई, आगरा में खोला था। ठीक है, आगरा में खोला था, और उसका क्या नाम था, संस्कृत प्रेस था। जबकि सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना, जो सुख सागर है वो सदा सुखलाल मुंशी सुखलाल सियाज की प्रमुख रचना है, नियाज की प्रमुख रचना रहेगी सुख सागर में। अगला क्वेश्चन है 5वां, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। जो पुष्टि मार्ग है
उसका आधार ग्रंथ बताना हमें कौन सा है। तो ए भगवत गीता, बी महाभारत, सी श्रीमद् भागवत या डी रामायण। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा, श्रीमद् भागवत ठीक रहेगा। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ ये है। आगे देखते हैं व्याख्या इसकी। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और कब की थी? 1478 ईस्वी में। पुष्टि मार्ग भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं। ठीक है, जो पुष्टि मार्ग भक्ति है उसमें 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से मार्ग, जीव और भक्त। ठीक है, इधर मार्ग है, ये जीव है, ये भक्त है भाई। तो मर्यादा मार्ग वैदिक मार्ग को कहा जाता है। प्रवाह मार्ग लौकिक सुख मार्ग को कहते हैं। पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग को कहते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो मर्यादा मार्ग किसको कहते हैं? वैदिक मार्ग को कहते हैं। प्रवाह मार्ग किसको कहते हैं? लौकिक सुख को कहते हैं। पुष्टि मार्ग किसको कहते हैं? भक्ति मार्ग को कहा जाता है भाई। मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव। ठीक है, जो मर्यादा मार्ग है, ठीक है, वैदिक मार्ग हो गया, और जीव मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव। भक्त मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति और पुष्टि या शुद्ध भक्ति भाई। तो आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन रहेगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ठीक है, जो हिंदी साहित्य के आदिकाल है यानी आदिकाल का अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो ए चंद्रवरदाई, बी विद्यापति, सी पुष्पदंत या डी जगनी। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है और ये आदिकाल के कवि थे भाई। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचायन, मैथिली कोकिल, कवि रचन आदि नामों से भी जाना जाता है। कवि रंजन है भाई। 7वां क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना? जो कृष्ण गीतावली है वो किसकी रचना है भाई? ए मीरा, बी रसखान, सी सूरदास या डी तुलसीदास। तो तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। ठीक है, तुलसीदास की है कृष्ण गीतावली। व्याख्या देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में और 1623 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाएं निम्न प्रकार है। देखो, इन्होंने ब्रज भाषा और अवधि में रचना की थी। 6 तो रचनाएं इनकी अवधि में है और 6 ब्रज भाषा में है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं ब्रज भाषा की कौन कौन सी है। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली पदावली रामायण को कहते हैं, विनय पत्रिका, राम गीतावली, दोहावली, कवितावली, और इसमें ही क्या है, हनुमान बाहुक संकलित है। और ये सभी 6 की 6 रचनाएं किसमें? ब्रज भाषा में है। अवधि में रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली रामायण है भाई, रामलला नेच्छू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल या भैरवे रामायण। तो भाई देखो, मैंने ऐसे याद कर रखा, जो अवधि भाषा है, ठीक है, वो मैंने भाई जहाँ पे राम और मंगल आता है इनकी रचनाओं में, वो तो है अवधि भाषा की। ठीक है, और बाकी सारी देखो, राम और मंगल आएगा वो है अवधि भाषा की, और भाषा और है इनकी ब्रज भाषा की। तो राम और मंगल ओनली 6 इनकी रचनाएं उनमें आता है, और 6 क्या है, ब्रज भाषा की है। देखो यहाँ पे 6 रचनाएं दे रखी है अवधि भाषा की। देखो, राम आ गया इसमें, राम आ गया प्रश्नावली, रामलला नेच्छू राम आ गया, जानकी मंगल मंगल आ गया, रामचरितमानस राम आ गया, पार्वती मंगल मंगल यहाँ पे आ गया भाई। ठीक है, और भैरवे रामायण राम यहाँ पे आ गया। तो ऐसे आप इनको याद कर लेना, आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे। और बाकी की ये 6 रचनाएं इनकी किसकी है? ब्रज भाषा में रहेगी, और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अब देखते हैं सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं सूरसागर है, सुरसारावली है और साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1546 में हुई थी। तो इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुपुरस्सरण, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल। रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1618 में हुई। इनकी रचना सुजान रसखान,
प्रेम वाटिका 1614, दान लीला और अष्टयाम। किसकी है ये? रसखान की रचना रहेगी। आगे है पंक्ति और काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, पेपर में पूछी जाती है भैया। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। यह है पंक्ति किस कवि की है? क्या भाई? आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। तो ये पंक्ति है चतुर्बुदास, बी सूरदास, सी कुंभनदास या डी नंददास। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, ये पंक्ति कुंभनदास की रहेगी। व्याख्या दे रखे, एक तरफ पंक्ति है, दूसरी तरफ पंक्तिकार है, तो आपको ध्यान से ये पंक्तियां करनी है। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, ये कुंभनदास की पंक्ति है भाई। निर्गुण कौन देश को वासी, ये सूरदास की पंक्ति रहेगी। मधुकर हंसी समुझाए सोहे, दे बूझती साच ने हासे, ये भी सूरदास की रहेगी। नव मरकट मणि श्याम कनक मणिगम, ब्रजबाला वृंदावन को रीजी मनोह पहरी माला, ये नंददास की पंक्ति रहेगी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लागे, 9वां क्वेश्चन है। कुंदन को रंग फीके लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ए भूषण की, बी बिहारी की, सी देव की या डी मतीराम की। तो मतीराम की ये पंक्ति रहेगी, कुंदन को रंग फीको लगे। अब देखो पंक्तियां दे रखे और पंक्तिकार दे रखे हैं, देखते हैं। कुंदन को रंग फीके लगे, झलके अति अंगिन चारु गोराई, तो ये मतीराम की पंक्ति रहेगी भाई। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात, तो ये बिहारी की पंक्ति रहेगी भाई। अगली पंक्ति है शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये भूषण की पंक्ति रहेगी। अभी शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये भूषण की पंक्ति रहेगी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, उत्तम अधम व्यंजना, रस विरस उल्टी कहत नवीन, तो ये देव की पंक्तियां रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है 10वां। तंत्रीनाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे ते बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? क्या भाई? तंत्रीनाद कवित रस, सरस रास राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो ए उपमा, बी विरोधाभास, सी दृष्टांत या डी रूपक। तो विरोधाभास अलंकार रहेगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विरोधाभास अलंकार है यहाँ जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे तंत्रीनाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार रहेगा। दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं? दृष्टांत अलंकार भाई जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पगी प्रेम नंद लाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। ठीक है, उपमा अलंकार है फिर भाई जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत अर्थ धर्म की चर्चा न हो, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, क्या भाई? पीपत पात सरिस मन डोला, या उपमा अलंकार है। फिर है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज वन हर्षे लोचन भृंग, तो यहाँ पे रूपक अलंकार रहेगा। 11वां क्वेश्चन है हिमकृतनी किसकी रचना है? जो हिमकृतनी है वो कौन से कवि की रचना है, ये हमें बताने हैं। तो ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी हरिओद, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी सोहनलाल द्विवेदी। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना रहेगी हिमकृतनी भाई। व्याख्या है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में, मृत्यु 1968 में हुई थी। इनकी काव्य रचना इस प्रकार है। हिमकृतनी 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई, हिम तरंगिणी 1949 में हुई, माता 1951 में और समर्पण 1956 ईस्वी में प्रकाशित रचनाएं हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1960 में हुई। इनकी काव्य रचनाएं हैं कुमकुम 1939। ठीक है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। कुमकुम 1939, रश्मि से रेखा
ए पलक कवासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा सतवन और उर्मिला। ठीक है, हम विस्पाई जन्म के। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं देख लेते हैं। इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1947 में। इनकी काव्य रचनाएं हैं कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेमा भुवावृद्धि 1900 में, प्रेम प्रपंच 1900 में, प्रेमाम्बु पर श्रवण 1901 में, प्रेमाबु प्रभा 1901 में, प्रिय प्रवास 1914 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया। ठीक है, और खड़ी बोली का महाकाव्य इसको ही कहा जाता है। चोखे चौपदे 1932 में। ठीक है, फूल पत्ते 1935 में, चुभते चौपते 1924 में, पद्म प्रसूत 1925 में, बोलचाल 1928 में, रस कलश 1931 में। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये पारिजात परिजात नहीं, पारिजात 1937 में, कल्पलता 1937 में, ग्राम गीत 1938 में, हरिओद सतसई 1940 में, बैठे ही बनवास 1941 में और मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी में। ये सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचनाएं रहेंगी भाई। अगला है, पंक्ति दे रखी है, आह वेदना मिली विदाई। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, आह वेदना मिली मिलाई किस नाटक के गीत की ये पंक्ति रहेगी। ठीक है, अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी ध्रुव स्वामी। और ये चारों के चारों नाटक किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के हैं भाई। किसके, जयशंकर प्रसाद के नाटक रहेंगे। और ये भाई आह वेदना मिली विदाई ये स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, देखो अभी व्याख्या में क्या दे रखा है, ये समस्त नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1989 में और मृत्यु 1937 में हुई थी। ठीक है, गीत के नाटक के गीत और पंक्तियाँ और यहाँ पे नाटक दे रखा है और ये बता रखा किससे है। आह वेदना मिली विदाई ये स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये चंद्रगुप्त नाटक से है। कार्नेलिया सुहासिनी से कहती है क्या भाई, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कार्नेलिया सुहासिनी से कहती है और चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति रहेगी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती है। स्कंदगुप्त की पंक्तियां समस्त गायन है भाई। अधिकार सु कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है और स्कंदगुप्त का आत्म कथन है भाई। अधिकार सु कितना मादक और सारहीन है। आगे है 13वां क्वेश्चन, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया। भाई सारिका जो पत्रिका है उसका संपादक इनमें से किसने नहीं किया वो हमें बताना। तो ए चंद्रगुप्त विद्यालंकार, बी मोहन राकेश, सी राजेंद्र यादव या डी कमलेश्वर। तो राजेंद्र यादव ने सारिका पत्रिका का संपादन नहीं किया है भाई। सारिका पत्रिका जिसका प्रकाशन दिल्ली मुंबई से होता था, उसके संपादकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार थे, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर शामिल थे। जबकि राजेंद्र यादव ने हंस का पूर्ण प्रकाशन 1986 ईस्वी दिल्ली मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, जो हंस पत्रिका है इसका पूर्ण प्रकाशन किया था राजेंद्र यादव ने। ठीक है, और कब किया था, 1986 में किया था, दिल्ली से किया था। जो हंस पत्रिका ये मासिक पत्रिका थी भी। हंस का प्रारंभिक स्थापना प्रेमचंद्र ने 1930 में बनारस ने की थी भाई। ठीक है, पहले जो हंस थी इसकी स्थापना ठीक है 1930 में प्रेमचंद्र जी ने की थी और बनारस से की थी। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं देखते हैं हिंदी साहित्य की भाई। ठीक है, कछुआ धर्म 14वां क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। जो कछुआ धर्म है वो किस विधा की रचना है। देखो भाई पहले तो देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, उनका क्या है ये निबंध है। क्या है भाई, निबंध है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये निबंध रहेगा। ठीक है, तो देखो मैंने खुद ही आंसर बता दिया, सी आंसर ठीक है। इसका कछुआ धर्म क्या है, एक निबंध है भाई और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। कछुआ धर्म तथा मोरसी मोही कुठाव नामक शीर्षक से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। अगला है ए लड़की। क्या भाई 15वां क्वेश्चन है, ए लड़की किसकी रचना है। तो ए लड़की भाई मैथिली पुष्पा की है, बी मन्नू भंडारी की, सी ममता कालिया की, डी कृष्णा सोबती की है। तो कृष्णा सोबती की ये रचना रहेगी ए लड़की।
तो देखते हैं व्याख्या में। कृष्णा सोबती की कहानियाँ हैं ये भाई, ठीक है। बादलों के घेरे 1980 में, सिक्का बदल गया, यारों के यार 1967 में, तीन पहाड़ ए लड़की, ये कृष्णा सोबती जी की कहानियाँ रहेंगी भाई। और मैत्री पुष्पा की कहानियाँ हैं चिन्हार 1991, ललमनिया 1996 में, गोमा हस्ती है 1998 में, जवाबी कागज, ठीक है। ये सभी मैत्री पुष्पा की कहानियाँ रहेगी। इसमें से गोमा हस्ती है काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है मैत्री पुष्पा की भाई। मन्नू भंडारी जी की कहानियाँ, ठीक है। मैं हार गई 1957 में, यही सच है 1966 में, एक प्लेट सैलाब 1968 में, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 में, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, त्रिशंकु 1978 में, बंद दरवाजों के साथ भाई। ये मन्नू भंडारी जी की कहानियाँ है भाई। ममता कालिया की कहानियाँ, छुटकारा 1969 में, सीट नंबर 6 1978 में, एक अदद औरत 1979 में, प्रतिदिन 1983 में, उसका यौवन 1985 में, बोलने वाली औरत ये 2000 में, ठीक है। देखो, एक अदद औरत और बोलने वाली औरत ममता कालिया की कहानी है भाई। जांच अभी जारी है, क्या अभी जांच अभी जारी है, मुखौटा 2002 में। तो ये सभी ममता कालिया की कहानियाँ रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है 16वां, चॉकलेट उपन्यास किसका है। जो चॉकलेट उपन्यास है भाई किसका है। देखो, जो चॉकलेट है उसकी विधा क्या है, उसकी विधा है उपन्यास, उपन्यास विधा से है ये। तो किसका ये देख लेते हैं। ए चतुर्सेन शास्त्री, बी पांडे बेचैन शर्मा उगर, सी ऋषभ चरण जैन, या डी इलाचंद्र जोशी। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, पांडे बेचैन शर्मा उगर जी का उपन्यास रहेगा चॉकलेट, बी ऑप्शन ठीक है। व्याख्या में देखते हैं। पांडे बेचैन शर्मा उगर के उपन्यास, ठीक है। चंद हसीनों के खतूत 1927 में, दिल्ली का दलाल 1927 में, बुधवा की बेटी 1928 में, शराबी 1930 में, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 में, चॉकलेट 1927 में, जी 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 1927 में, फागुन के दिन 4 1960 में, जूहू 1963 में गई। ऋषभ चरण जैन के उपन्यास है पैसे का साथी 1928 में, दिल्ली का व्यभिचार 1928 में, वेश्यापुत्र 1929 में, मास्टर साहब 1927 में। आगे क्वेश्चन है सत्याग्रह 1930 में, रहस्यमय 1931 में, दिल्ली का कलंक 1936 में, चंपाकली 1937 में, हिज हाइनेस 1938 में, मैं खाना 1938 में, दुराचार के अड्डे 1930 में, 3 इक्के 1940 में भी। और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास देखते हैं। हृदय की परख 1918 में, हृदय की प्यास 1931 में, अमर अभिलाषा 1933 में, व्यभिचार 1924 में, और आत्मदा 1937 में। ये चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास रहेंगे भाई। और इलाचंद्र जोशी के उपन्यास देखते हैं। घृणामयी 1929 में, सन्यासी 1940 में, पर्दे की रानी 1942 में, प्रेत और छाया 1944 में, निर्वासित 1946 में, मुक्तिपथ 1948 में, सुबह के भूले 1951 में, जिप्सी 1952 में, जहाज का पंछी 1954 में, ऋतु चक्र 1969 में, भूत का भविष्य 1973 में, कवि की प्रेस 1976 में भी। तो ये इलाचंद्र जोशी के उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है शकुंतला की अंगूठी। जो शकुंतला की अंगूठी है ये क्या है, नाटक है, और इसके नाटककार का हमें नाम बताना है। शकुंतला की अंगूठी क्या है, एक नाटक विधा से है ये, ठीक है। नाटककार का नाम हमें बताना। तो ए सुरेंद्र वर्मा, बी रमेश बख्शी, सी प्रभाकर श्रोतीय, या डी शंकर शेष। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी 1972 में, सेतुबंध 1972 में, नायक खलनायक विदूषक 1972 में, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में, आठवां सर्ग 1976 में, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 में, एक दुनी एक 1987 में, शकुंतला की अंगूठी 1990 में, कैद हयात 1993 में भी, ठीक है। तो आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना भाई, क्रम में भी ये पूछे जाते हैं और क्रम के अकॉर्डिंग मैं आपको ये करवा रही हूँ। रमेश बख्शी के नाटक कौन कौन से हैं। देवयानी का कहना 1972 में, तीसरा हाथी 1975 में, वामाचार 1977 में, यादों के घर और कसे हुए तार 1979 में,
शंकर शेष के नाटक है फंदी घरौंदा 1978 में, एक और द्रोणाचार्य 1977 में, अरे मायावी सरोवर 1980 में, रक्त बीज, बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार 1982 में, पोस्टर 1983 में, खजुराहो का शिल्पी 1982 में, बिन बाती के दीप आंधी के बाद, ये शंकर शेष के नाटक रहेंगे। प्रभाकर श्रोत्रिय के नाटक है ईला 1979 में, साच कहूँ तो 1993 में, फिर से जहाँ पन्ना 1997 में भी। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? क्या भाई? काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। ये कथन किसका है? एक रामचंद्र शुक्ल जी का, बी नामवर सिंह का, सी नंद दुलारे वाजपेयी का, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई, तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। व्याख्या देखते हैं। काव्य अनुभूतियों की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। क्या भी? रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा, आधुनिक अर्थ में कविता। ये डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन रहेगा। अब है भाई काव्य शास्त्र और आलोचना से क्वेश्चन आंसर। 19वां क्वेश्चन है, लोनजाइस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? जो लोनजाइस है उसके अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है, ये हमें बताना। तो ए विचार, बी प्रकृति, सी भाव प्रणेता या डी अलंकार। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। लोनजाइस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत विचार रहेगा भाई। व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। लोनजाइस ने विचार को उदात्त का प्रमुख स्रोत माना है। लोनजाइस उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक है भाई। तथ्य विविधता देखते हैं। चक्कर का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? क्या भाई? चक्कर का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो विषमीकरण का, समीकरण का, विपर्य का या आगम का। तो समीकरण का उदाहरण रहेगा चक्कर का चक्का हो जाना। व्याख्या देखते हैं। चक्कर का चक्का हो जाना ध्वनि के समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। जब किसी शब्द का ध्वनि परिवर्तन होता है तो एक नवीन ध्वनि के साथ नया शब्द उत्पन्न होता है। यह प्रवृत्ति ध्वनि के समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है भाई। अगला है क्वेश्चन है, काल कर्म की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो मतवाला कल्पना सारिका पहल। तो ए ऑप्शन ही ठीक है। मतवाला कल्पना सारिका पहल, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या में। पत्रिका दे रखी है, प्रवर्तन वर्ष, संपादक है, प्रकार दे रखा और स्थान दे रखा भाई। मतवाला इसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। ठीक है, और महादेव प्रसाद सेठ ने किया था। किसने किया था भाई? महादेव प्रसाद सेठ ने किया था। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से निकलती थी। फिर है कल्पना पत्रिका, इसका प्रकाशन हुआ था 1949 में और किसने किया था? आर्येंद्र शर्मा ने। ये द्विमासिक थी और हैदराबाद से निकलती थी। फिर है सारिका। ठीक है, सारिका का प्रकाशन नहीं मालूम भाई। और इसके संपादक कौन कौन है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार, ये एक ही नाम है भी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, कमलेश्वर मोहन राकेश। ये ऊपर भी आया था सारिका पत्रिका के विषय में। ठीक है, और ये दिल्ली मुंबई से निकलती थी और मासिक पत्रिका थी ये। पहल 1960 में निकलती थी। ठीक है, और ज्ञान रंजन इसके संपादक थे और त्रैमासिक थी, जयपुर से निकलती थी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? त्यागपत्र, सुखदा, परख, सुनीता। तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। एक और जनेंद्र के उपन्यास रहेंगे। व्याख्या में देखते हैं जनेंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। देखो, परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974 और दर्शाक 1985 से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का सही अनुक्रम बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो मिश्र बंधु सबसे पहले आएंगे भाई।
ऊपर देख लेते हैं। तो देखो मिश्र बंधु सबसे पहले, यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं है, पहले में भी नहीं थे, डी ऑप्शन में है। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, लास्ट में हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक, ठीक है, उनका कालक्रम देखते हैं। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इधर इनका जन्म दे रखा है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। संयोगता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पर देखते हैं व्याख्या में भाई, नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटक का। संयोगता स्वयंवर 1886 में प्रकाशित हुआ था और लाला श्रीनिवास दास का नाटक है भाई ये। चंद्रगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ था, जयशंकर प्रसाद का नाटक रहेगा ये। सिंदूर की होली 1934 में प्रकाशित हुआ था, लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये नाटक रहेगा। कोणार्क 1951 में प्रकाशित हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर का ये नाटक रहेगा। 25वां क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना। भाई कहानी दे रखी है, उसका अनुक्रम हमें बताना है। यही सच है, रोज, उसने कहा था या कफन। भाई उसने कहा सबसे पहले आएगी, फिर कफन, फिर रोज, यही सच है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 1915 में प्रकाशन हुआ था उसने कहा का। कहानी, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। ठीक है, तो उसने कहा था प्रकाशन 1934, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी रहेगी। कफन 1936 प्रेमचंद्र की कहानी है। रोज अज्ञे जी की कहानी है। यही सच है 1966 मन्नू भंडारे की कहानी रहेगी। 26वां क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम बताना है। बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये चारों की चारों आत्मकथाएं किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है भाई ये। ठीक है, बच्चन जी की है। तो इनमें से सबसे पहले क्या आएगा? पहले आएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। मैंने कल या परसों आपको मैंने कर्म से भी बताया है। तो देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं बस एक ही ऑप्शन में है, यानी बी में है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक भी। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या इसकी, क्वेश्चन की। ये सभी आत्मकथाएं हालावाद के प्रवर्तक तथा छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, हालावाद के प्रवर्तक कौन है भाई? हरिवंश राय बच्चन जी है। और 1907 में इनका जन्म हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रथम इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में। द्वितीय है नीड़ का निर्माण, फिर 1970 में। तृतीय है बसेरे से दूर 1978 में। चतुर्थ है 10 द्वार से सोपान तक 1985 में भी। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अनामिका, पल्लव, भारत भारती, दीपशिखा। तो भारत भारती सबसे पहले आएगा। तो देखो भाई, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन अपना ठीक है। भारत भारती, पल्लव, अनामिका, लास्ट में दीपशिखा। तो डी ऑप्शन देखते हैं। काव्य रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। भारत भारती 1912 में प्रकाशन हुआ, मैथिली शरण गुप्त की रचना रहेगी। पल्लव 1928 में सुमित्रानंदन पंत की रचना रहेगी। अनामिका 1938 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा की रचना रहेगी भाई। नोट, अनामिका नवीन प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। जो अनामिका है भाई निराला जी की, इसका नया प्रकाशन 1938 में हुआ था। भारत भारती 1912 लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी भाई। 28वां क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी और देव बिहारी का मूल्यांकन। तो ए ऑप्शन ही ठीक रहेगा। पहले आएगा हिंदी नवरत्न, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। आलोचना ग्रंथ है, प्रकाशन इनका और आलोचक। हिंदी नवरत्न 1910 में मिश्र बंधु का है हिंदी नवरत्न। देव और बिहारी तो कृष्ण बिहारी का है। मैंने पहले भी बताया था, पहले देव आता है तो उसमें कृष्ण बिहारी आएगा, क्योंकि देव का नाम क्या है कृष्ण, ऐसे याद कर लेना ट्रिक से, क्योंकि देव और बिहारी और देव में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, बिहारी और देव, लाला भगवान दीन। बिहारी का मूल्यांकन इसके कवि नहीं दे रखे भाई व्याख्या में। 29वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो रस गंगाधर, काव्य अलंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, काव्य अलंकार। तो काव्य अलंकार सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो काव्य अलंकार बी में है, काव्य अलंकार सूत्र, फिर ध्वन्यालोक है, फिर रस गंगाधर है। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और आचार्य। काव्य अलंकार 6वीं शताब्दी पूर्वार्ध का है ये भाई, और भामा का रहेगा काव्य अलंकार। काव्य अलंकार सूत्र वामन का है, 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, ठीक है। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, आनंदवर्धन का। रस गंगाधर 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, पंडित राज जगन्नाथ का ये रहेगा ग्रंथ। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। नई कविता के प्रतिमान, कमायनी एक पूर्ण विचार, कविता के नए प्रतिमान और छायावाद का पतन। तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं हम, क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं दिया है, इसमें गलत दिया गया है। आलोचना ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष है और आलोचक है। कमायनी एक पूर्ण विचार 1961 में, गजानंद माधव मुक्तिबोध का है ये। छायावाद का पतन 1948 में, डॉक्टर देवराज का है भाई। कविता के नए प्रतिमान 1968 डॉक्टर नामवर सिंह का है। नई कविता के प्रतिमान 1957 लक्ष्मीकांत वर्मा का। तो दो ऐसी रचनाएं हैं, कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। कविता के नए प्रतिमान, जो कविता के नए प्रतिमान है तो है डॉक्टर नामवर सिंह का, और 1968 में प्रकाशन हुआ था इसका। और नई कविता के प्रतिमान ये 1957 का लक्ष्मीकांत वर्मा का। कौन सा युगम सत्य है, ठीक है। इसमें से सत्य हमें बताना है, सत्य बताना है भाई। दुखवा मैं का से कहूँ मोरी सजने, उगर ये गलत है भाई, उगर का नहीं है। ताई सुदर्शन गलत है भाई। 11 वर्ष का समय ये भी गलत है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। रानी केतकी की कहानी किसका है, इंशाअल्लाह खा का है। व्याख्या में देख लेते हैं। कहानी, प्रकाशन, कहानीकार। दुखवा में का से कहूँ मोरे सजनी, ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी रहेगी भी। दुखवा में का से कहूँ मोरे सजनी आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी है। ताई विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछी गई है, ठीक है। विश्वनाथ शर्मा कौशिक भाई। आगे है क्वेश्चन, व्याख्या ये भी। 11 वर्ष का समय 1903 रामचंद्र शुक्ल जी का। रानी केत की कहानी इंशाअल्लाह खा की 1998 1803 इनका रहेगा। उसकी माँ बेचैन शर्मा उगर की है, उसकी माँ, ठीक है। पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की कहानी है। हार की जीत सुदर्शन की है। ममता 1929 जयशंकर प्रसाद की कहानी रहेगी। उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो दिल्ली का दलाल किसका है, उगर जी की है, पांडे बेचैन शर्मा उगर, ठीक है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। अंतराल मोहन राकेश। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की है ये। तो डी का 3 हो गया। तो A का 4 B का 5, A का 4 B का 5, A का 4 B का 5, अंतराल C का 1, ठीक है वे, और टी का 3। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं। दिल्ली का दलाल किसका, पांडे बेचैन शर्मा उगर जी का उपन्यास है, 1927 में प्रकाशित हुआ था भाई। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है और 1949 में प्रकाशित हुआ था। अंतराल मोहन राकेश का उपन्यास है, 1972 में प्रकाशित हुआ था। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, 1959 में प्रकाशित हुआ था। और अनाथ पत्नी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का उपन्यास है और 1928 में ये प्रकाशित हुआ था, अनाथ पत्नी में। आगे फिर है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए भाई। तो इनको हमें एक बार में ही देख लेते हैं यहाँ पे इकट्ठा ही। धूप सातन दीप सी में, ये महादेव वर्मा की पंक्ति रहेगी। धूप सा तन दीप सी में महादेव वर्मा की पंक्तियां हैं। धूप गुनगुनाकर कह जाता, ये है मधुप आएगा भाई यहाँ पे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां रहेगी। सने निर्जर बह गया निराला की पंक्तियां हैं।
ठीक है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर पार्थिविक पूजन, ये पंत की है। क्या भाई, हाय मृत्यु का ऐसा अमर पार्थिविक पूजन, ये पंत जी की पंक्तियां रहेगी। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, नरेंद्र शर्मा की पंक्तियां रहेंगी भी। आज के बिछड़े ना जाने कब मिलेंगे। 34वां क्वेश्चन है, पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो देखो, बाला बोधनी किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, हंस प्रेमचंद्र की है। ठीक है, और ये भी आपने अभी देखी है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले। ए का 3, बी का 1, ए का 3 हो गया और बी का 1। सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। प्रतीक किसकी है, ये आगे की है। कल्पना आर्येंद्र शर्मा की है। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, पत्रिका प्रवर्तन वर्ष है, संपादक है और प्रसार और सतान है। कई वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी, ये तीनों की तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है भाई। ठीक है, और कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुई। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में भाई, बाला बोधनी 1874 में। ठीक है, और जो कवि वचन सुधा है ये मासिक पत्रिका थी, ये काशी से निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन भी मासिक पत्रिका और बनारस से निकलती थी भाई, और बाला बोधनी भी मासिक पत्रिका और बनारस से ही निकलती थी। हंस पत्रिका प्रेमचंद्र की है, मासिक थी और बनारस से निकलती थी और 1930 में प्रकाशित हुआ। प्रतीक अज्ञे जी की है ये। ठीक है, 1947 में प्रकाशित थी, द्विमासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से निकलती थी। कल्पना पत्रिका 1949 में प्रकाशित हुई, आर्येंद्र शर्मा की इसके प्रकाशन रहेंगे, और ये द्विमासिक थी और हैदराबाद से निकलती थी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ठीक है, मधुमालती किसकी है भाई, मंजन की। इनमें ऐसा क्या करो, जो आपको पहले आती है ना वो लगा करो। अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की। ठीक है, मृगावती कुतुबन की। आखिरी कलाम जायसी का भाई। तो मृगावती कुतुबन, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, प्रेमाख्यान ग्रंथ है भाई, और प्रकाशन वर्ष है और रचनाकार है। मृगावती 1503 में प्रकाशित हुई, कुतुबन की रचना है। मधुमालती 1945 में प्रकाशित हुई और मंजन की है। आखिरी कलाम जायसी की रचना है। अनुराग बासरी 1464 में प्रकाशित हुई, नूर मोहम्मद की है। ज्ञानदीप 1619 में हुई और शेख नबी की रचना रहेगी भाई। बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ मिलाना है। तो देखते हैं, भांगड़ू रोहतक। ठीक है, तो देखते हैं ए का 5, ए का 5 ओनली ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, भांगड़ू रोहतक भोजपुरी छपरा में बोले जाते हैं, कुमायूनी अल्मोड़ा में, खड़ी बोली मेरठ में, और ब्रज भाषा अलीगढ़ में बोली जाती है भाई। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, लेखिकाओं के साथ क्या करना, हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, 5 रचना है। आपका बंटी किसकी है, मन्नू भंडारी की है। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा की है। ठीक है, बेघर कौन है, ममता कालिया। आवा चित्रा मुदगल। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2 हो गया, ए का 2, बी का 1, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे, उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है, उपन्यासकार है। मन्नू भंडारी 1971 में प्रकाशित हुआ, सॉरी आपका बंटी 1971 में प्रकाशित हुआ, और उपन्यासकार कौन है, मन्नू भंडारी रहेगी। यहाँ पे देखते हैं, 55 खंबे लाल दीवारें 1968 में प्रकाशित हुई, उषा प्रेमवदा की है। आवा 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई और चित्रा मुदगल की है। बेघर 1971 में प्रकाशित हुई, ममता कालिया की है। समय सरगम 2000 में प्रकाशित हुई, कृष्णा सोबती की रचना रहेगी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है भाई। तो इनको हम इकट्ठा ही कर लेंगे एक बार में ही। यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ दे रखी है, मैथिली तो पंक्तिकार हैं। दोनों ओर प्रेम पलता है, क्या भाई, दोनों ओर प्रेम पलता है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ रहेगी। दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये निराला की है।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास की पंक्तियाँ है ये। वीन बिहू में तुम्हारी राग ने भी, महादेव वर्मा की कहानी, ये पंक्तियाँ हैं। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे खेल आग का मन का, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ रहेंगी। यहाँ पे भाई सुमेलित करना है, तो इसको भी इकट्ठा ही कर लेते हैं। तो पहला है शब्दार्थो साहित्य काव्यम। शब्दार्थो साहित्य काव्यम किसका? भामा का है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्यापी, तो ये मम्मट का है। पुनः क्यापी, एक एक इसका मेन पॉइंट आप इसको याद कर लेना, ठीक है, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। रमणीयात प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, तो ये पंडित राज जगन्नाथ का है। वाक्य रसात्मक काव्य तो विश्वनाथ का है भैया। सहृदय हृदयाह्लाद शब्दार्थ मतस्व, ये आनंद वर्धन का रहेगा। 40वां क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, इसको भी साथ में ही कर लेंगे एक बार में ही। तो देखते हैं, सिद्धांत दे रखे और विचारक दे रखे हैं भाई। और आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको आज की क्लास में। सिद्धांत विचारक, तो विवेचन सिद्धांत किसका है? अरस्तु का है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। रूपवाद रूसो का है। विखंडनवाद जोग दरिद्दा का। कल्पना का सिद्धांत किसका है? कोलरिज का है भाई, ठीक है। तो भाई आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ भाई आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, ठीक है। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।